राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हैदराबाद दौरे के मद्देनजर तेलंगाना सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने और उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर सीएस की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। राष्ट्रपति इस महीने की 18 तारीख को अपनी शीतकालीन छुट्टियों के तहत हैदराबाद आएंगे। 5 दिन की छुट्टी के बाद वह इसी महीने की 23 तारीख को वापस लौटेंगे। इस अवसर पर सीएस शांति कुमारी ने पुलिस विभाग को पर्याप्त सुरक्षा, यातायात एवं संरक्षा व्यवस्था करने की सलाह दी। स्वास्थ्य, सड़क, भवन, नगर निगम, बिजली समेत संबंधित विभागों को व्यवस्था बनाने का आदेश दिया गया। इस बैठक में डीजीपी रवि गुप्ता, विशेष मुख्य सचिव सुनील शर्मा, जीएडी सचिव शेषाद्री, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य विभाग के प्रमुख शामिल हुए। तेलंगाना में नए सीएम रेवंत रेड्डी के कार्यभार संभालने के बाद पहली बार राज्य भर में आईपीएस के तबादले शुरू किए गए हैं। प्रमुख जिम्मेदारियों वाले आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसी क्रम में हैदराबाद के नए सीपी नियुक्त किए गए कोटा कोत्ता श्रीनिवास रेड्डी ने फूलों का गुलदस्ता लेकर सीएम रेवंत रेड्डी से विनम्रतापूर्वक मुलाकात की। प्रदेश भर में प्रमुख जिम्मेदारियां संभाल रहे आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। रेवंत सरकार ने हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र के तहत आयुक्तों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कोत्ता श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का नया सीपी नियुक्त करने का आदेश जारी किया। इस पृष्ठभूमि में कोत्ता कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने आज शहर के नए सीपी के रूप में कार्यभार संभाला। इसी क्रम में सीपी श्रीनिवास रेड्डी ने सचिवालय में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मेरी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए लोगों की सेवा करने के इरादे से मुझे यह पद देने के लिए वह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रति दिल से आभारी हैं। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने टिप्पणी की कि जो लोग आयकर देते हैं और जिनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है, उन्हें रायतू बंधु देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि रायतू बंधु के तहत दिया गया पैसा लोगों की मेहनत की कमाई है। ऐसा पैसा अयोग्य लोगों को नहीं दिया जाएगा। एमएलसी जीवन रेड्डी ने जगत्याला जिले के बीरपुर मंडल में रोला वागू परियोजना का निरीक्षण किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार रैतू बंधु को खेती योग्य भूमि और उस पर खेती करने वालों को देने के लिए इस योजना में आवश्यक बदलाव करेगी। जीवन रेड्डी ने बताया कि रैतू बंधु फंड इस बार भी पुराने तरीके से जारी किया जा रहा है, क्योंकि खेती का काम पहले ही गति पकड़ चुका है। एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि रैतू बंधु को केवल 5 एकड़ या 10 एकड़ तक जमीन देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को किसानों के साथ साथ आम लोगों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को रैतू बंधु भरोसा योजना के साथ साथ 2 लाख ऋण की माफी के संबंध में प्रतिक्रियाओं पर चर्चा कर रही है। अविनाश महंती ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। अविनाश महंती ने स्पष्ट किया कि साइबराबाद कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण संगठन है। उन्होंने कहा कि वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पूर्ण सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करेंगे। शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुके साइबर क्राइम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबराबाद कमिश्नरेट में ट्रैफिक की कोई समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने के साथ ही समस्या के समाधान के लिए नई योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ड्रग्स पर विशेष निगरानी रखने के अलावा यह भी जांच करने की बात सामने आई है कि ड्रग्स कहां से आ रहा है। अमेरिकी कंसल्टेंसी और वित्तीय सेवा कंपनी मर्सर ने हाल ही में दुनिया के सबसे अच्छे जीवन स्तर वाले शहरों की रैंकिंग जारी की है। इस सूची में हैदराबाद 153वें स्थान पर है, जबकि पुणे 154वें और बेंगलुरु 156वें स्थान पर है। भारत से केवल इन 3 शहरों को मर्सर सूची में जगह मिली है। इस पर तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटीआर ने प्रतिक्रिया दी।
पूर्व मंत्री केटीआर ने खुशी जताई है कि एक बार फिर हैदराबाद शहर भारत का सबसे अच्छा शहर बन गया है। केटीआर ने खुलासा किया कि 2015 के बाद से हैदराबाद को भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में खड़ा होने का छठा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वह इस मौके पर हैदराबाद वासियों को बधाई दे रहे हैं। मार्सर की सूची में चेन्नई जहां 161वें स्थान पर है, वहीं मुंबई 164वें, कोलकाता 170वें और दिल्ली 172वें स्थान पर है। और मर्सर ने कहा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जीवन स्तर के मामले में सबसे अच्छा शहर है। वियना को नंबर 1 रैंक की सौंपी गई है। इस सूची में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर को दूसरा और न्यूजीलैंड को ऑकलैंड शहर को तीसरा स्थान मिला है। रैंकिंग में एनजेमिना, बोंगाई और खार्टूम सबसे खराब शहर है। महालक्ष्मी योजना के तहत सिटी बसों में महिला यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हर महिला चाहती है कि बस में ही सफ़र करे, पर इसका सीधा असर ऑटो चालकों पर पड़ रहा है। इस योजना पर महिला यात्रियों के साथ ही ऑटो चालकों से हमारे प्रतिनिधि नागराजू गुप्ता ने बात की। महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का मौका दिया जा रहा है, जिससे ऑटो चालक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी मांग कम हो गई है, क्योंकि अधिक महिलाएं बसों में यात्रा करना पसंद कर रही हैं। कम ही महिलाएं ऐसी हैं जो ऑटो का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में ऑटो चालकों का नुकसान हो रहा है और वे खासे परेशान हैं कि आखिर करे तो क्या करें। लेडीज को फ्री बस जो है गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, उसके बाद का आपका गिराक कैसा है? गिराक तो बहुत कम है सर। 70% लेडीज चल रही है अभी तो रोड पे, 30% जेंट्स है। वो तो सुबह जाके शाम में आ जाएंगे ड्यूटी पे, और लेडीज शॉपिंग को जाएंगे, सब जाएंगे, उसमें बहुत फर्क पड़ रहा है। 70% लेडीज है रोड पे, वो लोग कोई भी नहीं चढ़ रही। तो आपका गिराक 70% कम होगा? 70% कम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोला ओवर से मार खागा, सेकंड टाइम ये पूरा लेडीज फ्री की तरफ से और 70% मार खागा। फिर वो आप कुछ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कुछ कर रहे हैं? रिक्वेस्ट तो करेंगे सर, यूनियन लीडर है, बोले उनको, उन्होंने बात करते बोल के बोल रहे हैं। अब उन्होंने बात करने के बाद देखेंगे, क्योंकि अब सीएम साहब के ऊपर रहता, हमारे ऊपर क्या है, हम लोग आप बोले तो क्या होता बोलते। थोड़ा सा गिराक कम हो गया ना, आप कुछ डिमांड कर रहे, कुछ महीने को इतना कुछ आपको स्टाइपेंड का ऐसा करते हैं? हाँ सर, अगर उन्होंने दे दिए तो अच्छा है, महीने को 10,000, कुछ तो भी 5-10 हज़ार दे दिए, हमारे को पड़ता नहीं पड़े ऐसा। डेली 250 का किराया है, गैस है, घर के किराया, बच्चों का फीसा, हमारे को भी तो तकलीफ होती ना सर कोई भी चीज़ का। पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के लिए उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है और वह उन सभी लोगों को सिर झुकाते हैं जिन्होंने नरसापुर में बीआरएस को हैट्रिक दिलाई है। पूर्व मंत्री हरीश राव ने नरसापुर में आयोजित बीआरएस धन्यवाद सभा में भाग लिया। हरीश राव ने सत्तारूढ़ दल पर बीआरएस नेताओं की मानसिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ऐसे नेता हैं जो काम के अलावा बदला लेना नहीं जानते। हरीश राव ने कहा कि संसद में आज की घटना दर्दनाक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव ने 6 गारंटी के नाम पर फर्जी पहचान पत्र बेचने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध लोग 6G कार्ड के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। यह जानने के बाद कि गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में इसी तरह के कार्ड 200 से 300 रुपए में बेचे जा रहे हैं, वे वहां गए और पूछताछ की। कांग्रेस सरकार ने अब तक कोई कार्ड नहीं बांटे। सुनीता राव ने बताया कि लोगों को धोखा नहीं खाना चाहिए और इस तरह की बातें करने वालों के हाथों ठगी का शिकार नहीं होना चाहिए। बीसी पॉलिटिकल JAC के अध्यक्ष राजला युगेंद्र गौड़ ने कहा कि जो बीआरएस नेता 6 महीने में कांग्रेस सरकार के पतन की बात कर रहे हैं, उनके मन में जनता के फैसले के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बने रहने के योग्य नहीं है। उनकी मुलाकात हैदराबाद विधानसभा के सामने गन पार्क शहीद स्तूप में हुई। यदि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पिछले 10 वर्षों से बीआरएस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, तो उन्होंने आलोचना की कि वह ये टिप्पणियां कर रहे हैं क्योंकि वह इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बीसी समुदाय प्रगति भवन की बाढ़ को तोड़कर इसका नाम फूले भवन रखने से खुश है। बीआरएस नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, जो भ्रष्ट अधिकारियों को दरकिनार कर TSPSC को शुद्ध कर रहे हैं। राजला ने मांग की कि पुलिस को इन साजिशों का पता लगाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
आईपीएस सुधीर बाबू ने निरडमेट में राजकोंडा कमिश्नरेट कार्यालय में राजकोंडा कमिश्नरेट के नए आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। कई अधिकारियों ने फूलों के गुलदस्ते देकर कार्यालय कर्मचारी आयुक्त का स्वागत किया। बाद में उन्होंने राजकोंडा में कार्यरत डीसीपी, एसीपी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को उनकी क्षमता पर विश्वास कर जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राजकोंडा में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी कैमरे जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और अपराधों को जल्द साबित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की देखभाल के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और शी टीमों को मजबूत किया जाएगा। पटानचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी है। विकास कार्यों पर निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समीक्षा बैठक पटानचेरू में जीएमआर समारोह हॉल में आयोजित की गई। गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि अलग तेलंगाना के गठन के बाद पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह आने वाले दिनों में भी इसी जज्बे के साथ काम करेंगे। अधिकारियों को विभिन्न सरकारों के विकास कार्यों के मामले में लापरवाही न बरतने की सलाह दी गई है। मुख्य रूप से पंचायत राज, ग्रामीण सिंचाई, बिजली, राजस्व, कृषि आदि विभागों के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने और धन की कमी होने पर उनसे संपर्क करने को कहा। कांग्रेस मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि पूरे राज्य में कांग्रेस गारंटी की शुरुआत भव्य तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने सिद्दीपेट जिले में आरटीसी बस स्टैंड का दौरा किया। पूनम ने वहां महिलाओं और युवतियों से बातचीत की। कांग्रेस द्वारा घोषित 6 गारंटियों के हिस्से के रूप में राज्य भर में 2 गारंटियां शुरू हो गई है। इस मौके पर सिद्दीपेट के दौरे पर पहुंचे मंत्री पूनम प्रभाकर ने आरटीसी बस स्टैंड पर महिलाओं से मुफ्त बस यात्रा के बारे में पूछा। बाद में उन्होंने महिलाओं के साथ बस से यात्रा की। मंत्री पूनम ने लोगों से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। तेलंगाना लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड के अवसर पर प्रमुख खुरदरा आभूषण कंपनी कृष्णा पर्ल्स एंड ज्वेलरी ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में मार्क मीडिया में एक बैठक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अंकित अग्रवाल, देवेंद्र कुमार व अन्य शामिल हुए। संस्था के एमडी अंकित अग्रवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह तेलंगाना लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड पाकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 11 स्टोर हैं। इस पुरस्कार ने हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। कृष्णा पर्ल्स एंड ज्वेलरी के एमडी अंकित अग्रवाल ने कहा कि हैदराबाद में जिस तरह से बिरयानी का ख्याल आता है उसी तरह से कृष्णा ज्वेलरी का भी ख्याल आता है। Excellence Award for Best Retail in Jewelry, Telangana. We were given this award by Telangana Leadership Award. So talk about the So we established in 1984 and we are almost 40 years old company now. We are a family run business which we are very proud of, and I am the 7th generation in the jewelry business. So I am very proud to be the 7th generation, and in overall we cater to India and all international clients. We are 11 stores. We deal in all the luxurious places, that is airports, malls, hotels, and we also have a flagship store at Panjakutta, that is Krishna Pearls and Jewellers. Recently we introduced a new brand called Krishna Diamond and Gold, where we exclusively deal diamond jewelry and gold jewelry. We are very famous for pearl jewelry in all over the India. So there were a lot of participants from all over the retail sectors, and we got the award for the retail stores. We currently have 11 retail stores all over the India. Jewelry. We are very pioneer in the pearl business. Till 40 years ago, we have started the business in Bandargatti. Then me and my father started the business, and then the journey come for one shop, then we come 5, and then we can get the 11 stores.
And the pearl jewelry, you know, Hyderabad is very famous for pearls because we are drilling, processing, everything we are making here in India. That's why Hyderabad is very famous for Hyderabad. And that is the best thing that for 400 years before, the Nizams, they created the jewelry of. आरटीसी बसों में सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में यात्री पहुंचे। आरटीसी के ईडी मुनीश शेखर ने बताया कि 50 लाख से अधिक लोगों ने बसों में यात्रा की। सोमवार को यह संख्या 9 लाख और बढ़ गई, जो रविवार को करीब 41 लाख थी। मुफ्त यात्रा उपलब्ध हो रही है। कार्तिक माह की आखिरी सोमवार होने के कारण उस दिन रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं ने बसों में यात्रा की। इस भीड़ को देखते हुए आरटीसी अधिकारियों ने नियमित और अतिरिक्त बसें चलाई, जबकि ड्राइवरों और कंडक्टरों ने सप्ताहांत की छुट्टी लिए बिना अपना कर्तव्य निभाया। आरटीसी सूत्रों ने बताया कि बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीआरएस एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। कविता ने राज्य के सड़क, भवन और सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात की, जिनका बीमारी के कारण यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा था। वेंकट रेड्डी ने डॉक्टरों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी ली। एमएलसी कविता ने मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तेलंगाना के मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को मामूली बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनाव प्रचार के बाद से ही उनके गले में खराश हो रही है। हालत बिगड़ने पर उन्हें हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनाव प्रचार में भाग लेने और लगातार भाषण देने के बाद उनका गला खराब हो गया। अब तो और भी ज्यादा ठंड का मौसम बढ़ रहा है और तापमान गिर रहा है। यशोदा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडचल जिले के घटकेसर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के औशापुर गांव स्थित इंडियन बावर्ची होटल के पास एक अज्ञात शव मिला। स्थानीय लोगों ने अज्ञात शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की जांच की। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 50 से 55 साल थी। पुलिस ने बताया कि मृतक कई दिनों से औशापुरा गांव में भीख मांगकर गुजारा कर रहा था और शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि जो लोग मृत्यु के ठिकाने के बारे में जानते हैं वे घटकेसर CI 8712662178 पर संपर्क कर सकते हैं। कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद CP का पदभार संभाला। उन्होंने आज बंजारा हिल स्थित कमांड कंट्रोल सेंटर से कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने ड्रग्स गिरोहों को चेतावनी दी। कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर ड्रग्स गिरोहों ने अपना सामान पैक कर लेना चाहिए और यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य नशे को खत्म करना है। कहा गया है कि हैदराबाद में ड्रग सप्लायर्स के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पार्टियों के नाम पर ड्रग्स की सप्लाई की गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य उद्देश्य नशे को खत्म करना है। पब, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस मालिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। नशे को बढ़ावा देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CP ने कहा कि कानून का सम्मान करने वालों के साथ दोस्ताना पुलिसिंग होगी। उन्होंने साफ किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर अपराध करने वालों पर सख्ती बरतेंगे। लोकसभा में सुरक्षा विफलता उजागर हुई। जब संसद चल रही थी तब 2 घुसपैठिए सदन में घुस आए। दर्शक दीर्घ से सदन में कूदे। दर्शकों ने आंसू गैस छोड़ी। उनके जूतों से पीली गैस निकली। इस घटना से घबराए सांसद सदन से बाहर भाग गए। अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बैठक स्थगित कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान नीलम और अमोल शिंदे के रूप में हुई है। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को आज 22 साल हो गए हैं। ऐसे में सदन में घुसपैठियों के प्रवेश से फिलहाल काफी हंगामा मच गया है। पुलिस ने नागर कर्नूल जिले में एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। नागर कर्नूल के मूल निवासी रामाटी सत्यनारायण गुप्त धन का पता लगाने का झांसा देकर 11 निर्दोष लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी लोगों को गुप्त धन के नाम पर लुभाता था और उन्हें विश्वास दिलाता था कि वह पूजा करके ऐसा कर सकता है। जो गुलामबा गदवाल DIG LS चौहान ने
नागर कर्नूल जिला पुलिस मुख्यालय में मीडिया से दिल दहला देने वाली 11 लोगों की हत्या का खुलासा किया। डीआईजी ने पीढ़ियों से चली आ रही जड़ी बूटी औषधि और मंत्रों की शिक्षा ग्रहण करने वाले सत्यनारायण ने गुप्त निधि का झांसा देकर मासूम लोगों को अपने वश में कर लेता था। उसने एडवांस के तौर पर पैसे, प्लॉट और जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेता था। अपनी जाल में फंसे लोगों को तांत्रिक पूजा करने के लिए सुनसान जगहों पर ले जाता था और तीर्थ कहकर उनके मुंह में तेजाब डालकर हत्या करता था। इसके बाद वहां पर कोई सबूत नहीं छोड़ता था। इसी तरह उसने वानपर्ती में 4, नागर कर्नूल, कोल्हापुर और कल्वकुर्ती इलाकों में 4, कर्नाटक के बलगनौरू में 1, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में 1 और हैदराबाद में 1 व्यक्ति की हत्या की। पुलिस ने 26 नवंबर को एक महिला की शिकायत के बाद जांच शुरू की कि उसका पति नागर कर्नूल में रह रहे सत्यनारायण नामक व्यक्ति से मिलने के लिए हैदराबाद के लंगर हाउस स्थित अपने घर से निकला था, लेकिन 5 दिनों के बाद भी घर नहीं लौटा था। जब महिला और उसके परिवार के सदस्य पुलिस के पास जाने से पहले अपने पति के बारे में जानने के लिए आरोपी से मिले तो उसने सही जवाब नहीं दिया। पुलिस को आरोपी सत्यनारायण का व्यवहार संदिग्ध लगा। आरोपी नागर कर्नूल में रियल एस्टेट का कारोबार करता था और हर्बल दवा के कारोबार से भी जुड़ा था। जांच के दौरान विश्वसनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीढ़ियों से चली आ रही जड़ी बूटी औषधि और मंत्रों को सीख लेने वाले सत्यनारायण ने गुप्त निधि की आस दिखाकर मासूम लोगों को अपने वश में कर लेता था। इसके बाद आरोपी मृतकों से एडवांस के तौर पर पैसे, प्लॉट और जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और हिरासत में लिया जाएगा। हिरासत में और जानकारी सामने आने की संभावना है। हैदराबाद के KPHB पुलिस स्टेशन के कुकरपल्ली के अंतर्गत महिला छात्रावास में एक महिला ने चोरी की। चेहरे पर मास्क लगाकर घूमते हुए अंदर महिला ने सभी कीमती सामान मिले जो उसके हाथ लगा उसे लेकर चली गई। इसी तरह अड्डागुट्टा सोसाइटी में लेडीज हॉस्टल में एक अज्ञात महिला को इधर उधर टहलते हुए देखा गया। मालिक को संदेह हुआ और उसने देखा कि वह कमरों के अंदर जो भी उसे मिला उसे ले गई। उसके चोरी के दृश्य सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। फिलहाल प्रारंभिक जांच मिली है कि 2 सेलफोन, 2 लैपटॉप और एक आईफोन कंपनी की घड़ी चोरी हुई है। मालिक ने पुलिस से शिकायत की। कुछ लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। वे छोटे बच्चों द्वारा खाई जाने वाली चॉकलेट और आइसक्रीम जैसी आवश्यक वस्तुओं में मिलावट करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी की जिंदगी का क्या होगा? खाने पीने की चीज़ों में ऐसे मिलावट कर रहे हैं जिसे हमारे लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता हो। सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये मिलावट का धंधा हैदराबाद शहर में ही चल रहा है। पूरे तेलंगाना में देखें 2022 में कुल 1631 खाद्य मिलावट के मामले सामने आए हैं। 2022 में देश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के 4694 मामले दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि 35% से ज्यादा मामले अकेले तेलंगाना में दर्ज किए गए हैं। 2021 में देश भर में सबसे ज्यादा 8320 मामले दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद शहर में अधिक मामले दर्ज करने पर अधिकारियों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि वे दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच आरोप सुनने को मिल रहे हैं कि अधिकारी हैदराबाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के प्रति उदासीन है। कुछ लोगों का कहना है कि अधिकारी सिर्फ नाम मात्र जांच कर रहे हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। स्ट्रीट फूड और छोटे टिफिन सेंटरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यह भी ज्ञात है कि कौन से तेल का उपयोग किया जा रहा है और गर्म तेल का कितनी बार उपयोग किया जा रहा है, यह जानना मुश्किल है। ज्ञात है कि यदि जाँच के दौरान घटिया भोजन, अस्वास्थ्यकर और मिलावटी उत्पाद पाए जाते हैं तो नोटिस दिया जाता है और नाम मात्र का जुर्माना लगाया जाता है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि इससे खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को कोई डर नहीं है।
जबकि जीएचएमसी के अंतर्गत 30 सर्कल है, वहां केवल 16 खाद्य निरीक्षक है। इसलिए प्रत्येक निरीक्षक को 2 सर्कल की देखभाल करनी होती है। स्टाफ की कमी भी मिलावट कारोबार को नहीं रोक पा रही है। लोग नई सरकार में भी मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आदिवासियों ने मल्ला रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्होंने 47 एकड़ जमीन हड़प ली है। पुलिस ने MMARV समेत मल्ला रेड्डी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि चुनाव के दौरान रातों रात रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। शिकायत मिलने के बाद शमीरपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि वह जांच कर रही है। पुलिस ने मल्ला रेड्डी के खिलाफ 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित आदिवासी इस बात से नाराज है कि मल्ला रेड्डी पिछले कई सालों से आदिवासियों को आवंटित जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డిని మా గిరిజనుల భూములను లాక్కున్న మల్లారెడ్డిని వెంటనే న్యాయం చేయాలి.